यस सर। 7 तारीख से बोल रहे, तो 7 यानी कल सैटरडे है, तो कल तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि मंडे से खुल जाए। ग्रुप में मैसेज आएगा। ऑनलाइन भी क्लास चलते रहेगा। गुड मॉर्निंग। इसमें हम लोग जो है वो टाइम केमिस्ट्री क्लास का ऑनलाइन जो क्लास लेंगे, अब स्कूल से तो संभव नहीं होगी एक ही साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाया जाए, क्योंकि मान लो यहाँ पे तो 10th की बात करें तो यहाँ पे एक साथ 5 सेक्शन को पढ़ाते हैं, और वहाँ पे 5 सेक्शन का 5 अलग अलग क्लास होगा, तो एक ही चीज को 5 बार पढ़ाना ऑनलाइन वो ठीक नहीं लगेगा। ऑनलाइन का हम अपना अलग कर देंगे टाइम, इसमें स्कूल आवर के बाद ही होगा। जिन लोगों को ऑनलाइन अटेंड करना होगा वो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, जिन लोगों को ऑफलाइन अटेंड करना होगा ऑफलाइन अटेंड करेंगे। स्कूल आके, स्कूल आने के लिए 50% यानी अल्टरनेट डे आना होगा। सर जो स्कूल नहीं आएगा सर उसके लिए अलग टाइम टेबल होगा ना स्कूल का, मतलब ऑनलाइन? स्कूल की तरफ से अलग से नहीं बनाया जाए, लेकिन हम पर्सनली अपना केमिस्ट्री का अलग से बना देंगे, क्योंकि स्कूल में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। अभी हम लोग क्लास जाते हैं स्कूल, तो क्लास ठीक से नहीं हो पाता है। वहाँ पे ना जियो का नेटवर्क ठीक चलता है, ना एयरटेल का ठीक चलता है, वाईफाई है नहीं वहाँ पे, तो प्रॉब्लम होता है। और वो भी साथ में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक साथ मैनेज करना, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो और दिक्कत होगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जैसे 2-2 दिन चलता है ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन में 4-4 दिन क्लास है। तुम लोग भी कोशिश करोगे कि स्कूल आओ लोग, एक दिन बीच करके तो आना है, क्या दिक्कत है आने में? सर कितने तारीख से? अभी तो नोटिस आएगा, अभी हम अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसे तो गवर्नमेंट का ऑर्डर हो गया 7 से खोलने का, लेकिन मैंने 9-10 का 7 तारीख से, और बाकी क्लास का 1 से 8 का 16 से। लेकिन हम लोग का अभी बस से बात करना होगा, तो उम्मीद है कि मंडे से खुलेगा। ये उम्मीद है, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। जो भी होगा ग्रुप में आ जाएगा नोटिस तुम लोग को एक आध दिन पहले। चलो तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सर जो टर्म 1 होगा, हाँ सर टर्म 1 जो होने वाला है सर, उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। 10th क्लास के लिए तो वही ऑर्डर है। 9th क्लास में क्या करते हैं लोग, होना तो एमसीक्यू ही चाहिए सीबीएसई के फॉर्मेट के हिसाब से। सर सीबीएसई के तो फॉर्मेट के अनुसार से दिया हुआ है एमसीक्यू। हाँ एमसीक्यू ही दिया हुआ है, तो वही तो हम भी बोल रहे हैं कि अगर सीबीएसई के फॉर्मेट के हिसाब से लिया जाए तो एमसीक्यू ही होना चाहिए। अब हम लोग चूंकि अपने से डिसीजन नहीं ले सकते, वो डिसीजन आएगा हम लोग के रीजनल ऑफिस से, यानी बक्सर से आएगा, तो जो हमारे रीजनल डायरेक्टर बोलेंगे वही करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग सेकेंड लेसन चल रहा था हम लोगों का, याद है कहाँ तक हुआ था पढ़ाई? नहीं याद, बहुत दिन हो गया ना, एग्जाम से पहले ही हुआ था इसीलिए भूल गए थे। हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ रहे थे, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। उसमें सॉलिड सॉलिड मिक्सचर ऑलरेडी पूरा हो चुका था। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर हम लोग स्टार्ट किए थे। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में भी 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं। एक तो वैसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए, और दूसरा वैसा जिसमें कि सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो। तो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि जब सॉलिड इज सोल्यूबल इन लिक्विड, तो इसके लिए 2 मेथड हैं। पहला मेथड इवेपोरेशन और दूसरा मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। दोनों हम लोग पढ़ चुके थे। इवेपोरेशन में क्या होता है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, और उसमें जो हम लोग सेपरेशन करेंगे तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो मिक्सचर है उसको बॉयल करते हैं, वेपोराइज करते हैं, तो सारा लिक्विड वेपर बन के निकल जाएगा, और जो सॉलिड है डिसॉल्व वो पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। दूसरा मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। इसमें हम लोग को पाउडर फॉर्म में नहीं, क्रिस्टल्स के फॉर्म में जो सॉलिड है वो मिलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो इम्प्योर सैंपल ऑफ सॉलिड है उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने लायक वाटर में उसको डिसॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास कॉमन सॉल्ट है NaCl का, इन इम्प्योर सैंपल है, उसमें और भी कुछ इम्प्योरिटीज मिले हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको और हीट करेंगे, तो फिर वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा?
सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, वो टेम्पररी होता है। तो जब उस मिक्सचर को फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसमें क्या करेंगे कि एक प्योर सैंपल, जैसे कॉमन सॉल्ट हम लोग लिए NaCl, तो NaCl का एक बड़ा सा क्रिस्टल टुकड़ा जो है धागा में बांध के उसमें डिप कर देंगे। तो क्या होगा कि जितने आपको प्योर NaCl है उस सॉल्यूशन में, वो धीरे धीरे उस क्रिस्टल के ऊपर चिपकते जाएंगे और वो क्रिस्टल धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। इस तरह से आपका जो पूरा इम्प्योरिटी जो है वो नीचे रह जाएगा। इस तरह से आपको सेपरेशन होगा प्योर सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में, और बाकी इम्प्योरिटी अलग निकल जाएगा। ये मेथड हम लोग जनरली यूज करते हैं सी वाटर से सॉल्ट को ऑब्टेन करने में, एलम यानी फिटकरी बनाने में, नाइट्रे जो जिससे बारूद बनता है, शुगर जो हम लोग घर पे शुगर खाते हैं उसको बनाने में। तो ये सारे सॉलिड जो है इस मेथड से सेपरेट किए जाते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, एडवांटेज क्या है क्रिस्टलाइजेशन का इवेपोरेशन की तुलना में? तो सबसे पहला बात है कि जब इवेपोरेशन हम लोग करते हैं या वेपोराइजेशन करते हैं, एक्चुअली वेपोराइजेशन होना चाहिए यहाँ पे, इवेपोरेशन नहीं। तो क्या होगा, हीट देंगे मिक्सचर को, है ना, तो लिक्विड क्या होगा, वेपर बन के उड़ते जाएगा। और जो सॉलिड है वो क्या होगा, हो सकता है कि हीट कंट्रोल नहीं हो तो वो कुछ सॉलिड जो है वो चैड हो जाए। चैड मतलब कोई बताएगा? यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है CHARRED, किसी को मालूम है इसका मतलब? सर पेज। हाँ, पेज, इसे बोलो। सर पेज से पढ़ा रहे हैं। पेज क्या बोल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे अभी सामने स्क्रीन पे तुम लोग को शेयर हो रहा है ना? यस सर। उसमें चैड एक वर्ड है, CHARRED, चैड, उसके नीचे अंडरलाइन किए हुए हैं, उस वर्ड का मीनिंग पूछ रहे हैं। सर चैड मतलब कि शायद कुछ जब इवेपोरेट करता है उस हाँ। सॉलिड सब्सटेंस तो कुछ बच जाता है। जले। हाँ, सर जले। जलना, यस वेरी सर, गुड। जले। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप ये दूध भी गर्म कर रहे हैं, तो दूध जो है वो उबल के चूल्हे पे गिर गया और वो काला हो जाएगा जम के, या कोई भी चीज, दाल है वो ज्यादा हीट हो गया, मम्मी किसी दूसरे काम में बिजी हो गई, वो दाल जल गया, काला हो जाएगा। तो जो जल नमक के भी जो, काला, हाँ बोलो बोलो। नमक भी जल के काला या ब्राउन हो जाता है। हाँ, तो वो जो जल के जो काला या ब्राउन हो रहा है ना, उसी को चैरिंग बोलते हैं। यानी कि क्या हुआ, वो क्वालिटी क्या हुआ, खराब हो गया। जैसे आप शुगर को आप सेपरेट कर रहे हैं या सॉल्ट को सेपरेट कर रहे हैं, वो चैर्ड हो जाए, जल जाए, तो वो तो खराब हो गया। तो चैर्ड होने का खतरा होता है ऑपरेशन में। क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा कोई खतरा नहीं होता है। वेपोराइजेशन में ये चांस होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज रह जाए, सॉलिड के साथ कुछ इम्प्योरिटी भी आ जाए वापस, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। तो अंतिम चीज है कि जब इवेपोरेशन में सॉलिड जो ऑब्टेन होगा वेपोराइजेशन में या इवेपोरेशन में, तो वो पाउडर्ड फॉर्म में मिलेगा। जैसे आप चीनी को घोल लो पानी में या नमक को घोल लो पानी में और उसको मिक्सचर को हीट करो, तो सारा पानी उड़ जाएगा। वो चीनी या नमक किस फॉर्म में मिलेगा? पाउडर फॉर्म में मिलेगा। और लिए पहले किस फॉर्म में थे, क्रिस्टल के फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में? क्रिस्टल फॉर्म में। क्रिस्टल के फॉर्म में। तो क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं मिला, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में वो क्रिस्टल के फॉर्म में ही मिलेगा। अब देखो, ये क्रिस्टलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है कभी कभी एक्टिविटी लिखने के लिए। तो ये देखो 4 स्टेप होता है इसमें। पहले क्या किए कि जो हमारे पास इम्प्योर सॉलिड है उसको वाटर में मिक्स कर दिए और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिए स्टीर करके। दूसरा स्टेप क्या है, उस मिक्सचर को अब हीट करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, तो धीरे धीरे जो वेपोराइजेशन करेंगे तो जो पानी है वो कुछ कम हो जाएगा हीट होकर के, तब वो आपको बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसको जब ठंडा होने देंगे तो ये क्रिस्टल्स अपने आप नीचे दिखाई देंगे, और इसमें कुछ नमी भी रहेगी क्योंकि सारा लिक्विड अभी पूरी तरह से निकला नहीं है। तो उन क्रिस्टल्स को 2 फिल्टर पेपर के बीच में रख के और हल्का सा प्रेस करेंगे, तो सारा लिक्विड जो है वो उसमें से, वो जो फिल्टर पेपर है उसमें सूख जाएगा, या उसमें कौन पेपर एक बोलते हैं, डॉट पेपर या कुछ ऐसे ही बोलते हैं उसको, जो लिक्विड को सोखता है, मोटा होता है थोड़ा, उसमें वो सूख जाएगा लिक्विड और आपको सॉलिड जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में
मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन क्रिस्टलाइजेशन और वेपराइजेशन में? सर थोड़ा सा एक बार फिर से क्रिस्टलाइजेशन का वो जो स्टेप बताया फिर से एक बता हम दीजिए। वीडियो तुम लोग को दिखाएंगे क्रिस्टलाइजेशन का, तो उससे क्लियर हो जाएगा। रुको हम ट्राई करते हैं दिखाने का अभी। ये अभी तक सो के उठ रहा है, सब अभी आ रहा है बच्चा क्लास में अटेंड करने। आ रहा है जी स्क्रीन पे? यस सर। साउंड आ रहा है ना? सर साउंड नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? सर साउंड आ आ रहा रहा है ना? अब इसको देखो, Yes, ध्यान से sir, देखो आ रहा है। क्या कर रहा है ये पानी में पहले गर्म पानी में सॉल्ट को मिक्स किया और पीपर को, ये दोनों का मिक्सचर है वो। ये डिफिनीशन हो गया। Precision is the process of formation of large crystals in pure state from their solution.
पानी को गर्म क्यों लिया गया? सर उसको उसको सुपर सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए। सैचुरेटेड बनाने के लिए। उसमें हाँ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, सोल्युबिलिटी ताकि बढ़ जाए उसके लिए। वेरी गुड। उसको स्टीर करते जाएंगे तो और ज्यादा मिक्स होते जाएगा। देखो स्टीयरिंग हो रहा है ये। अब इसके बाद छाना गया ताकि सब इम्प्योरिटी पर देखो इसमें सीधे धागा डाल दिया, बिना बांधे भी नमक भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर नमक बांधा रहेगा थोड़ा फास्ट हो जाएगा, या जो भी सॉलिड ऑब्टेन करना है जो उस मिक्सचर में है, तब उसको बांध देने से थोड़ा जल्दी होगा। नहीं तो खाली धागा भी बांध के हो जाएगा। देखो उस धागे पे सारे क्रिस्टल चिपक गए हैं उसके आसपास। चलो समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर आ गया। वीडियो ठीक लगा? यस यस सर। सर। थोड़ा एनिमेटेड है, बच्चों के इंटरेस्ट के लायक। तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस में वही है कि आपको एक पहले सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना है, या कम से कम सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो जरूर बना लेना है, और उसके बाद उसमें से फिल्टर करने के बाद छान सकते हैं। तो कई तरीके का मेथड है, लेकिन बेसिक वही है कि पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें एक धागा स्ट्रिंग लटका देंगे, चाहे उसमें क्रिस्टल बांध के लटकाएं या बिना बांधे लटकाएं, और उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन तक क्लियर? आवाज आ यस रही है सर। जी? हाँ चलो ठीक। सर कल स्कूल खुल जाएगा? कल का पता नहीं हमको, जो भी होगा मैसेज स्कूल ये आएगा ग्रुप में। चलो अब आते हैं, मंडे अभी स्कूल खुलने के बाद में करेंगे, अभी पढ़ाई करते हैं। तो अब दूसरा जो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है, उसमें दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व ना हो। जैसे कि आप अगर बालू डाल दें पानी में तो डिसॉल्व होगा, मिक्स होगा उसमें? नो नहीं सर। होगा। या पानी में मिट्टी मिला हुआ है वो भी डिसॉल्व नहीं होगा, लगेगा कि घुला हुआ है, मिक्स हो गया है अच्छे से, लेकिन वो मिक्स हुआ नहीं रहता है। तो उसको आपको सेपरेट करना ज्यादा आसान है। सबसे पहला मेथड क्या है उसमें? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इसलिए इसमें नहीं लिखे हैं क्योंकि वो कॉमन मेथड है, वो पहले भी आप यूज करते हैं, या इसके लास्ट में फिल्ट्रेशन मिल जाएगा। पहला मेथड है सेडिमेंटेशन। जैसे कि पानी में मिट्टी घुला हुआ है, उसको सीधे जाके आप फिल्ट्रेशन कर देंगे तो हो सकता है कि मिट्टी के जो कुछ फाइन पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स जो हैं, वो आपको फिल्टर पेपर से भी पार हो जाए। तो पहले हम लोग फिल्ट्रेशन नहीं करते हैं, पहले क्या करते हैं? सेडिमेंटेशन। जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, जो सैंड पार्टिकल्स हैं, वो जो लिक्विड में हैं, वो कहलाते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ये जो मिक्सचर होगा वो सस्पेंशन टाइप का होगा। तो सस्पेंशन को क्या करते हैं हम लोग? एक आध घंटे छोड़ देंगे कुछ टाइम तक, ताकि जो इम्प्योरिटी, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, चाहे वो मिट्टी हो, बालू हो, या जो कुछ भी हो, वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट मतलब होता है अवशेष जो नीचे बैठा हुआ है। तो
सेडिमेंट होने के लिए, यानी उसको नीचे सेटल डाउन होने के लिए जो प्रोसेस छोड़ेंगे कुछ देर तक मिक्सचर को अनडिस्टर्ब, यानी बिना हिलाए डुलाए, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन का फॉलो अप है डिकेंटेशन, यानी सेडिमेंटेशन करके फिर मिक्सचर को हिला देंगे बहुत ज्यादा, तो फिर वो सेडिमेंटेशन करने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या करते हैं उसके बाद कि जैसे मान लो कि एक कंटेनर में हमारा सेडिमेंटेशन हो गया, अब एक दूसरा खाली कंटेनर में उस पहले कंटेनर से जो लिक्विड है उसको धीरे धीरे बिना ज्यादा हिलाए डुलाए धीरे धीरे उस लिक्विड को दूसरे में डालेंगे, पोर आउट करेंगे, तो इसको बोलते हैं डिकेंटेशन। अब कभी कभी क्या होता है कि सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो सेडिमेंटेशन को जल्दी करने के लिए उसमें हम लोग एक एलम का टुकड़ा, जैसे बारिश के दिन, बारिश करें गर्मी के दिनों में कभी छत पे पानी पटाते हुए देखे हो, या दुकान उकान के आगे जो पानी पटाते हैं लोग शाम में? यस सर। यस सर। किस लिए पानी पटाया जाता है? ठंडा करने के लिए? यस सर, ताकि वो इवेपोरेशन होकर यस सर, इवेपोरेशन हो जाएगा। और सर तो वहाँ छत पे तो जमीन पानी डाले ठंडा हो ठंडा जाएगा। हुआ, वो समझ में आया। दुकान के आगे क्यों पानी डाला जा रहा है? सर धूल धूल ना उड़े। ये ना उड़े सर। डस्ट पार्टिकल्स हैं जो एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, उनको नीचे बैठाया जाए पानी से, तो वो भी लोडिंग कहलाता है। लेकिन हम लोग यहाँ जो लोडिंग की बात कर रहे हैं उसमें हम लोग एक एलम का, फिटकरी का टुकड़ा, पोटास एलम, उसको डाल देंगे मिक्सचर में। तो आपको चूंकि चार्ज पार्टिकल उसमें आयंस होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स उनको नीचे बैठा देगा। तो लोडिंग इज नथिंग बट fasting the process of, to make faster the process of sedimentation by using a piece of alum, यानी कि फिटकरी के एक टुकड़ा को यूज करके हम लोग सेडिमेंटेशन को फास्ट करेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे लोडिंग। ये तीनों क्लियर? यस सर। अब आते हैं उसके बाद क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। ये तीनों करने के बाद, तीनों में से कम 2 करने के बाद जो बाकी जो मिक्सचर बच जाएगा उसको फिल्टर पेपर से या कपड़े से, मसलिन क्लॉथ हो, कॉटन क्लॉथ हो, उससे छान लेंगे। तो आपका नियर अबाउट 100% तो प्योर नहीं होगा, सारा लिक्विड में सॉलिड जो सॉल्वेंट पार्टिकल नहीं अलग होगा, लेकिन नियर अबाउट 99% तक वो प्योर हो जाएगा। अब आते हैं लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, यानी कि 2 लिक्विड का मिक्सचर या 2 से अधिक लिक्विड का मिक्सचर। तो इसमें भी 2 केस हो सकता है कि दोनों लिक्विड आपस में डिसॉल्व होने वाले, मिक्स होने वाले हों, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं मिक्सबल मिक्सचर, मिक्सबल लिक्विड। जैसे कि मिल्क एंड वाटर, तो पानी में, दूध में जब पानी मिला देते हैं लोग, दूध बेचने वाले, तो पता चलता है कि दूध कहाँ है और पानी कहाँ है? नो सर। नो सर। ऐसा मिक्सचर हुआ, मिक्स हो जाएगा। इंक जैसे है, इंक पानी में मिलाओगे तो पता नहीं चलेगा कि इंक कहाँ है, पानी कहाँ है। ऐसे 2 लिक्विड जो आपस में पूरी तरह से मिक्स हो जाएं, ऐसे लिक्विड्स को बोलते हैं मिक्सबल, MISCIBLE, मिक्सबल लिक्विड्स। और जो आपस में मिक्स नहीं हो, जैसे कि वाटर और ऑयल है, तो उनको बोलते हैं इमिक्सबल लिक्विड। तो पहले हम लोग इमिक्सबल लिक्विड का मेथड जानेंगे। तो उसका एक ही मेथड है, बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फ्यूनल मेथड। इसमें क्या होगा कि जैसे आप लोग कीप घर पे यूज किए होंगे, जो तेल उल डालने वाला होता है, देखे वो लोग ना, यस सर। कोनिकल यस शेप का होता है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा उसका शेप। और ये कभी पानी चढ़ते हुए किसी को देखे हो लोग? यस सर। यस जो सर। जो बॉटल होता है जो वाटर का, और उसके नीचे कुछ कंट्रोल करने के लिए टैप होता है कि स्पीड को घटाया बढ़ाया जाए या बंद कर दिया जाए, होता है ना? तो वो Yes, sir. इसी तरह का इसमें एक एपरेटस, ये कोनिकल शेप का, ये हाँ कोनिकल शेप का एक आपको होगा, कीप के शेप का, फ्यूनल के शेप का, और उसके नीचे टैप लगा होगा जिससे कंट्रोल किया जाए लिक्विड के नीचे गिरने के स्पीड को, पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं। और उसमें जब मिक्सचर डालेंगे तो जो भारी लिक्विड है, यानी कि जो हाई, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो ऑब्वियसली नीचे होगा, और जो हल्का लिक्विड है वो ऊपर होगा। अब क्या करेंगे कि नीचे एक बीकर लगा देंगे या वेसल कोई भी, और उसके में उस मिक्सचर को, जो टैप है उसको खोल देंगे, तो धीरे धीरे वो जो नीचे वाला जो लिक्विड है हाई डेंसिटी वाला धीरे धीरे बीकर में जाएगा। जैसे ही वो खत्म होगा, खत्म होने को होगा, उसको पहले ही अलर्ट हो जाना पड़ेगा, और जैसे ही वो खत्म होने के कगार पे है, मतलब लास्ट ड्रॉप या 2-3 बूंद बचा हुआ है, उस टैप को क्या करेंगे,
बंद कर देंगे। तो जो हल्का लिक्विड है वो ऊपर सेपरेटिंग फ्यूनल में रह गया, और जो भारी लिक्विड था वो चला गया कंटेनर में, वेसल में। तो इस तरह से दोनों लिक्विड सेपरेट हो गए। लेकिन इसमें एक कमी यही है कि 2 ही लिक्विड को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अगर 2 से अधिक लिक्विड का मिक्सचर है तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते। मैंने 2-3 बार उस प्रोसेस को करना पड़ेगा, करने को कर सकते हैं। इसका भी डायग्राम बनाने को और एक्टिविटी लिखने को आता है कभी कभी एग्जाम में, तो इसको भी डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है और ये भी है, इसको भी हम भेजेंगे पीडीएफ, तो उसको नोट कर सकते हो लोग, कोई टफ नहीं है। अब आते हैं मिक्सिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस है, तो उसमें भी 2 मेथड है आपको। पहला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जानते हो लोग क्या होता है? यस सर। क्या होता है बताओ? सर उसमें लिक्विड को सर पहले वेपोरेट किया जाता है और फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है और फिर उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ओके, तो लिक्विड को पहले हीट कर दिए, वेपर बना लिए, और वेपर को फिर ठंडा कर दिए, फिर से लिक्विड बन गया। इस प्रोसेस में हासिल क्या हुआ? इस प्रोसेस में ये सर हुआ जो कि दो डिफरेंट सर रहेगा सर, जो भी रहेगा उसका सर डिफरेंट सर बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सर जिस बॉइलिंग पॉइंट पे जिसका होगा तो सर जो ऑप्टेन होता है वही ऑप्टेन होगा। जैसे सर वेरी गुड, पेट्रोलियम वेरी सर गुड। क्रूड ऑयल का एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, इसमें कंडीशन है कि जो दोनों लिक्विड हैं, 2 ही लिक्विड को मिक्स सेपरेट कर सकते हैं इसमें, तो जो दोनों लिक्विड हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब सपोज कि हम लोग एग्जांपल ले लिए अल्कोहल और वाटर का, तो इथाइल अल्कोहल मान लो ले लिए, एसीटोन ले लिए। अब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल का वो है 75 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग कितना टेम्परेचर पे गर्म करेंगे मिक्सचर को? 75 पे। हाँ, जो कम वाला है उस पे लेकिन गर्म सर करेंगे। सर हाँ बोलो। सर अल्कोहल का तो सर 78 डिग्री सेल्सियस में होता है। हम एक एग्जांपल बोले, अल्कोहल बहुत सारे टाइप के होते हैं, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, उसको पढ़ोगे अभी 10th में जाओगे तो अल्कोहल फैमिली में कम से कम 200-400 मेंबर होंगे। तो एक हम नियर अबाउट एक एग्जांपल के लिए बोले हैं कि कम से कम 25 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। तो 75 पे जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? अल्कोहल जो है वो तेजी से वेपर में कन्वर्ट होगा, और उस वेपर को हम लोग एक कंडेंसिंग चैम्बर से, ये आपको दिख रहा है, ये कंडेंसर चैम्बर बोलते हैं इसको, ये क्या करेगा कि ये वेपर, जो गर्म वेपर आएगा अल्कोहल का, उसको ठंडा करेगा और वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होकर दूसरे कंटेनर में स्टोर होते जाएगा। तो आपके पहले कंटेनर में वाटर बच जाएगा और दूसरे कंटेनर में जो अल्कोहल था या एसीटोन था वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस मेथड को बोलते हैं डिस्टिलेशन। इसी मेथड से आपको डिस्टिल वाटर बनता है। जैसे आप टैप वाटर नॉर्मल बैटरी में नहीं डाल सकते, या किसी केमिस्ट्री लैब के प्रैक्टिकल में यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि इसमें इम्प्यूरिटीज होती है, सॉल्ट्स होते हैं बहुत सारे, कम से कम 0.03% तो सॉल्ट होना ही चाहिए हमारे पोर्टेबल वाटर में, नहीं तो वो पीने के लायक नहीं होगा। तो उस इम्प्यूरिटी को हटाना है, नहीं तो क्या होगा? बैटरी के जो प्लेट है वो खराब हो जाएगा, आपका बैटरी का लाइफ कम हो जाएगा। तो उसमें भी यही प्रोसेस करते हैं लोग। अंतर यही है कि उसमें सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, और वहाँ पे यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं वो लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर है। तो जब अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं वाटर लेके, टैप वाटर, तो जो भी उसमें सॉलिड इम्प्यूरिटीज, डस्ट पार्टिकल या सॉल्ट हैं, वो इसी में रह जाएगा, और वेपर जो है प्योर वाटर का वो इसके थ्रू होकर के कंडेंस होकर इसमें डिस्टिल वाटर के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। तो डिस्टिलेशन से वो भी बनाया जाता है, इसीलिए उसका नाम डिस्टिल्ड वाटर है। लेकिन अगर लिक्विड एक से ज्यादा हो और वो मिक्सिबल हो, तब उसके लिए आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। याद है 8th क्लास में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ाए होंगे? हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। 8th क्लास में पेट्रोलियम का रिफाइनिंग पढ़े होंगे लोग, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। पेट्रोलियम का जो रिफाइनिंग है उसमें क्या करते हैं? वही सेम प्रोसेस अपनाते हैं। एक बड़ा सा कॉलम होता है, चैम्बर, सिलिंड्रिकल बड़ा सा, उसमें बहुत सारे आउटलेट निकले होते हैं। ये सारे आउटलेट दिख रहे हैं आपको।
अब उसमें उस मिक्सचर को डाल दिया जाता है, जिसको क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम बोलते हैं, उसको डाल दिया जाता है। और अलग अलग टेम्परेचर पे जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है उसका आउटलेट सबसे नीचे होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है उसका आउटलेट सबसे ऊपर होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करते जाएंगे और अलग अलग सब्सटेंस प्राप्त होते जाएगा। तो इस मेथड को, चूंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में डिस्टिलेशन हो रहा है, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसके थ्रू हम लोग 2 से अधिक लिक्विड हो या उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 से कम भी डिफरेंस हो तब भी, या पेट्रोलियम जैसे हो गया, ऐसे जो सब्सटेंस हैं, या गैस के जो एयर में जो डिफरेंट गैसेज हैं उनको सेपरेट करने के लिए इस मेथड को हम लोग यूज करेंगे। एयर में जो गैसेज हैं उनको सेपरेट कैसे करेंगे? गैस के फॉर्म में किसी को हम सेपरेट कर सकते हैं? पहले ही बोले थे कि नहीं कर सकते, तो फिर कैसे सेपरेट करेंगे? कोई बताएगा? तो लिक्विड में पहले कन्वर्ट करके फिर। हाँ, पहले क्या करेंगे, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जब एयर को हम ले जाएंगे तो सबसे पहले उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्राई आइस बन के निकल गया, सॉलिड बन गया, तो वो अपने अलग हो गया। अब उसके बाद मेन कंपोनेंट बच गया आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो उसको लिक्विफाई कर लिया, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में आ गया, और फिर उसके बाद उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग कर लेंगे। तो कभी कभी आता है एयर के गैसेस को कैसे अलग करेंगे। अब कुछ खास और मेथड्स हैं, जिसमें से एक है सेंट्रीफ्यूगेशन। कभी देखे हो लोग मक्खन निकालते हुए दूध में से, क्रीम निकालते हुए दही में से? यस सर। तो उसमें क्या होता है, वो मिक्सचर को पूरा गोल गोल घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है। रोटेट किया जाता है। तो जो मशीन उसको घुमाती है, चैरिंग, ये चर्निंग करती है, उसको घुमाने को चर्निंग बोलते हैं। तो जो मशीन चर्निंग करती है उसको चर्नर या सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है कि जो लाइटर इम्प्योरिटीज है, जो हल्का इम्प्योरिटी है, वो जब घुमाएंगे, जैसे क्रीम है तो क्रीम क्या हुआ, हल्का होता है दूध की तुलना में, लिक्विड दूध मिल्क की तुलना में, तो वो जो क्रीम है वो बीच में इकट्ठा हो जाएगा। तो इस मेथड को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि सेंटर में वो जो फ्यूज के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। इवन वॉशिंग मशीन में जो कपड़े साफ होते हैं वो भी आपको इसी प्रोसेस से साफ होते हैं। आपको इसमें ये भी दिया, ब्लड यूरिन टेस्ट जो होता है तो उसमें भी जो मशीन्स होते हैं एनालाइजर, उसमें भी ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का भी एक वीडियो है मेरे पास, अब कल दिखाएंगे उसको। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स जानते हो लोग, नाम सुना हुआ है? यस सर। जैसे फूल के पत्ते अलग अलग कलर के खूबसूरत दिखते हैं, तो वो डिफरेंट पिगमेंट से चलते दिखते हैं। आदमी का रंग किसी का गोरा है, किसी का काला है, किसी का सांवला है, उसमें भी वो डिफरेंट पिगमेंट्स का रोल होता है। तो जो हम लोग कलर देखते हैं, जैसे कि सपोज कि ब्लू देख रहे हैं, तो ब्लू में सिर्फ एक सिंगल ब्लू कलर नहीं है, उसमें बहुत सारे कलर के पिगमेंट्स हैं डाइज के फॉर्म में, उनको सेपरेट करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें क्या करते हैं कि जो आप एक पहले तो एक कंटेनर में वाटर ले लिए, और एक टुकड़ा ये जो ये कौन सा एक पेपर बोलते हैं इसको, वाटमैन पेपर बोलते हैं। तो वाटमैन पेपर, या हम लोग बचपन में इंक वाला पेन यूज करते थे, तो साथ में एक स्याही सोखता यूज करते, एक पेपर ऐसा यूज करते थे मोटा, जो कहीं पे इंक गिर गया ड्रॉप तो उसको सोख ले, तो वाटमैन पेपर बोलते हैं हम लोग उसको केमिस्ट्री लैब में। तो वाटमैन पेपर ले करके, और उसमें क्या करेंगे कि एक पहले लाइन खींच देंगे, जैसे कि नीचे से 1 आध इंच छोड़ करके, और इस पे क्या करेंगे, एक लाइन खींच दिए। अब उस लाइन के ऊपर जिस कलर के हम लोग को पिगमेंट्स को अलग करना है उसका एक डॉट बना देंगे बड़ा सा, और उस पेपर को ऐसे अटैच करके लकड़ी से या स्ट्रिंग से या ग्लास के किसी रड से इस तरह से डिप करेंगे कि पेपर का सिर्फ निचला सिरा जो इंक से नीचे हो, यानी ये जो डॉट दिख रहा है ना उससे नीचे होना चाहिए पेपर, इंक को टच नहीं होना चाहिए वाटर में, सिर्फ पेपर को वाटर में टच होना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक कैपिलरी एक्शन होता है, तुम लोग जाओगे ऊपर क्लास